ज्योग्राफी के इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं विश्व का आर्थिक भूगोल। करेंगे प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश को मेन नेचुरल, इसमें रीजन कौन कौन सा है, प्रमुख जलवायु प्रदेश और मेन क्लाइमेट रीजन कौन कौन सा है, ये सभी जानेंगे। उसकी विशेषता क्या है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पाई जाती है, ये समस्त चीज़ें क्या असर डालती है प्रकृति पर, मानव जीवन पर, इसका अध्ययन हम करेंगे। लिखा है इसमें विश्व के आर्थिक भूगोल में कि विश्व में ऐसे स्थान जहाँ मानव जीवन को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक परिस्थितियाँ एक समान पाई जाती है, उसे प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। प्राकृतिक प्रदेश को विभाजित करने का सबसे मुख्य आधार जलवायु है। विश्व का पहला प्राकृतिक प्रदेश के बांटने का श्रेय प्रोफेसर हर्बर्टसन को जाता है। उन्होंने ही, जिसमें हर्बर्टसन है वो, उन्होंने ही इस अध्याय को भूगोल के अंतर्गत रखा है। और पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ मानव रहता है उसके जीवन को अगर कोई चीज़ प्रभावित करता है तो क्या करता है, जलवायु। और जलवायु ही किसी भी प्राकृतिक प्रदेश को विभाजित करने का मुख्य आधार है। जैसे कहीं की जलवायु गर्म है तो उष्णकटिबंधीय हो जाएगा, कहीं की जलवायु एकदम शीत है, शीतकटिबंधीय हो जाएगा, कहीं की जलवायु अगर शीत भी है, उष्ण भी है, शीतोष्णकटिबंधीय हो जाएगा। सब जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की जब जलवायु पाए जाएंगे तो वहाँ के फसल भी अलग अलग होंगे, वहाँ के लोगों के विचार भी अलग अलग होंगे, मानव जीवन भी अलग अलग तरीके से प्रभावित होता है। सभी ध्यान दो बच्चे, और जो मैं पढ़ाता हूँ उस पर नज़र रखो। जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ की जलवायु में नमी होती है, तो वहाँ ह्यूमस मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे फल फ्रूट्स काजू ये सब आराम से निकलते हैं। वहीं ह्यूमस मिट्टी हमें समझ लो, पहाड़ी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। मुख्य तौर पे पहाड़ी ही मिट्टी होती है लेकिन ह्यूमस की अधिकता होती है। रेगिस्तान में आ जाएंगे तो वहाँ पे रेतीली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि वह ह्यूमस बिल्कुल रहता ही नहीं है। तो वहाँ के लोगों के विचार, वहाँ के जो फसल है वो सब अलग हैं। तो जलवायु के आधार पर विश्व का पहला प्राकृतिक प्रदेश में बांटने का श्रेय किसको जाता है, प्रोफेसर हर्बर्टसन को जाएगा। अब कहते हैं विश्वतरीय प्राकृतिक प्रदेश, पूरे ग्रुप की अगर हम बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के ठीक बीचों बीच पश्चिम से पूरब अर्थात क्षैतिज रेखा जो खींची जाती है वह विषुवत रेखा कहलाती है। और कोई भी पश्चिम से पूरब माने क्षैतिज खींची जाने वाली रेखा सब अक्षांश रेखा कहलाती है। इसे ही 0 डिग्री अक्षांश लेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण, दोनों को हम विषुवत-रेखीय प्रदेश में मानेंगे। तो लिखवाया हमें कि विषुवत-रेखीय प्राकृतिक प्रदेश क्या है। कहते हैं विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर तथा 10 डिग्री दक्षिण के क्षेत्र को विषुवत-रेखीय प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। इस प्राकृतिक प्रदेश में सालों भर ऊंचा तापमान रहता है, इसलिए वहाँ जाड़े का ऋतु नहीं रहता है, इसलिए तापांतर कम रहता है। यहाँ संवहनीय वर्षा होती है। इस वर्षा की विशेषता है कि दिन भर चिलचिलाती गर्मी पड़ेगी, शाम ढलते ही आकाश में बादल छा जाएगा और घनघोर वर्षा होती है और पुनः आकाश साफ हो जाता है। सालों भर संवहनीय वर्षा होने के कारण यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं और यह काफ़ी घना होता है। इसके वृक्ष काफ़ी लंबे लंबे और कठोर लकड़ियों वाले होते हैं। वृक्ष की प्रजाति काफ़ी अधिक पाई जाती है। इसी कारण से उचित लकड़ी नहीं काट पाने की वजह से वन आर्थिक दृष्टिकोण से उतना उपयोगी नहीं हो पाता है। मतलब जिस विषुवत रेखा की बात करेंगे, विषुवत रेखा में चूँकि तापमान अधिक होता है, तापमान अधिक होने की वजह से एक समान तापमान होने की वजह से तापांतर माने ताप में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। सालों भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, 3 वर्ष चिलचिलाती धूप पड़ती है और वहाँ से संवहनीय वर्षा माने नीचे का जो वाष्प जल है वाष्प बन के ऊपर जाता है। शाम होते होते जैसे ठंड होता है तो बारिश हो जाती है। प्रतिदिन की ये सिलसिला है, इसलिए वहाँ पे वन भी काफ़ी पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन का मतलब होता है कि हमेशा बाहर बना रहता है। हमेशा बाहर मतलब क्या, हरा भरा हमेशा रहेगा, उसको पानी की कभी दिक्कत है ही नहीं, धूप की कोई दिक्कत ही नहीं। आज जिस पौधे को धूप मिले प्रतिदिन, पानी मिले प्रतिदिन, वो बढ़िया से खिलेगा ही।
लेकिन वो इतने घने हो जाते हैं कि उनके घने होने की वजह से अच्छी लकड़ियों होने के बावजूद उनको काट के वहाँ से निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, तो इस तरीके से आर्थिक दृष्टिकोण से उतना उपयोगी ये नहीं होता। अगर उसी को काट लेते, निकाल के काम चला लेते तो समझिए बहुत ज़्यादा उससे लाभ ही लाभ कमा लेता आदमी। कहते विश्व तरीके प्रदेश में नियमित रूप से संवहनीय वर्षा होने के कारण ही यहाँ दलदलीय सा प्रदेश बन जाता है। हर दिन बारिश वहाँ होती है, इसलिए दलदल बन जाता है बच्चा वहाँ का क्षेत्र। फलतः आम लोगों का जनजीवन बीमारी से प्रभावित रहता है। मलेरिया नामक बीमारी अधिकांशतः हुआ करती है। इस वन में पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से, सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये परीक्षा में पूछा है। इस पर ध्यान रखेंगे हम लोग। रबड़, बेंत, बांस, रोजवुड, आयरनवुड, सिंकोना, महोगनी, एबोनी इत्यादि पाया जाता है। इसमें से इम्पोर्टेंट है सिंगोना कहाँ पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे सदाबहार वन या विश्वतरीय क्षेत्रों में। हाँ, और इसी से एकदम समझिए जहाँ मलेरिया होगा वहीं मलेरिया का दवा भी मिलेगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब कहते हैं नोट करके लिखे हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, सिविल सर्विसेज में ये पूछ लेता है कि सदाबहार वन में पाया जाने वाला वन कौन नहीं है। 3 ठो वो देगा जो यहाँ पे है, 1 ठो दे देगा जो नहीं है। तो नाम याद रखोगे ठीक से। ये चैप्टर के नाम से तुम्हें जानना चाहिए कि विश्व का आर्थिक भूगोल, यानी जो भी पढ़ेंगे उसका संबंध कहाँ से रहेगा, रुपया पैसा से रहेगा। उसको बेच कर, खरीद कर, चाहे जिस तरीके से पैसे का माने अर्जित किया जाए, ये सब हम पढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं इसमें से कि इस प्राकृतिक प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में रबड़ का पेड़ पाया जाता है। इसके अलावा इस प्राकृतिक प्रदेश में चाय, कहवा, केला, सुपारी, नारियल आदि का विशेषकर उत्पादन किया जाता है। इस प्रदेश में रोपण कृषि विशेषकर किया जाता है, क्योंकि इन प्रमुख पौधों का बागान ही लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये जानिए रोपण कृषि विषुवत के क्षेत्र में होता है। हम भारत की बात करेंगे, हम जानते हैं कि विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर भारत की बाउंड्री शुरू हो जाती है। अर्थात विषुवत रेखा से पास में है हमारा कौन, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। यही वजह है कि भारत के दक्षिणी हिस्से में चाय, कहवा, केला, सुपारी, नारियल उन क्षेत्रों में बहुत अधिक मात्रा में है, क्योंकि इनको पाने के लिए तापमान कुछ होना चाहिए और बारिश वहाँ होते रहना चाहिए, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से क्यों दक्षिण भारत में ये सब पाया जाता है, समझ में आ गया। आर्थिक महत्व तो ठीक से समझ रहे हो ना। तो अब फिर नोट है इसमें कि विषुवत-रेखीय प्रदेश में जो वन है उसे सेल्वा भी कहा जाता है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में जो वन है सदाबहार वन तो कहते ही हैं, दूसरा नाम उसे क्या है जी, सेल्वा। प्राकृतिक प्रदेश का जो क्षेत्र है, इस प्रदेश का भौगोलिक विस्तार 3 स्थानों में है। पहला, अब विश्व में अगर हम बात करें कि आखिर ये विषुवत-रेखीय प्रदेश के जो भी वन है, सदाबहार वन है, या 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश उत्तर और दक्षिण में कौन कौन से देश मुख्यतः आते हैं, तो सबसे पहले में आता है दक्षिणी अमेरिका का अमेजन नदी बेसिन, दूसरा था अफ्रीका का कांगो नदी बेसिन, और तीसरा था एशिया का इंडोनेशिया और मलेशिया का भूभाग। इस प्रदेश में पेड़ों पर लताएं चढ़ जाती है जिसे लियाना कहा जाता है। क्या कहेंगे, याद रखेंगे, सदाबहार वनों में पेड़ों पे जो लताएं चढ़ जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, लियाना बोलते हैं। हमारे यहाँ भी जो पेड़ों पे कुछ लताएं चढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं लोग, अरे लता तो कम कहते हो अपनी भाषा में, क्षेत्रीय भाषा। हाँ हाँ, यही सब बमर वगैरह करके क्या कुछ बोल देते हैं सब, काम चला लेते हैं। हाँ, क्या बोलेंगे हम लोग, ये लता भी बहुत मजबूत होता है, तभी जकड़ लेता है तो पेड़ को काट के निकालने में दिक्कत होता है। हाँ, तो लियाना क्या समझ गए में आगे बच्चे। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश। अभी हम पढ़े थे कौन, याद करो, अभी जो पहला पढ़े थे विषुवत-रेखीय प्राकृतिक प्रदेश, यानी 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। अब हम पढ़ रहे हैं भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश। भूमध्य सागर याद रखेंगे, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्ध में
30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होता है। देख लो, फिगर भी देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर, और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण से 45 डिग्री दक्षिण। तो ये दोनों जगह भूमध्य सागर। हाँ हाँ, ये भूमध्य सागरीय, मैंने समझा कि भूमध्य सागरीय में क्या मानेंगे हम लोग, ये होता क्या ना कि 0 डिग्री अक्षांश और 90 डिग्री अक्षांश के मध्य में, उत्तर और नीचे भी 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य में, इसीलिए 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के हम प्राकृतिक प्रदेश को क्या कहेंगे, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश। एक है भूमध्य सागर, याद करो, वो यूरोप के दक्षिण में है और अफ्रीका के उत्तर में है। ये भूमध्य सागर नहीं है, इसका नाम क्या रखा गया है, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश। माने 0 डिग्री से, ये देख लो, मानचित्र देखते रहो, 0 डिग्री हमारा जो दिखाई दे रहा है माने अक्षांश, और ऊपर सबसे ऊपर 90 डिग्री, तो दोनों के मध्य में कितना डिग्री आएगा, 45 डिग्री। तो इसको 30 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य के जो क्षेत्र होंगे दोनों गोलार्ध में, उसे ही हम क्या कहेंगे, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश। उसके दक्षिण पश्चिम भाग में यह प्रदेश है, मैंने जो भी 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का क्षेत्र है उसके दक्षिण पश्चिम भाग में प्रदेश है। इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से है, तो भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र, हमारा जो भूमध्य सागर है उसके आसपास के क्षेत्र आएंगे। दूसरा यूएस माने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी कैलिफोर्निया। तीसरा अर्जेंटीना का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। चौथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, और पांचवा दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से ये कुछ दक्षिण में चले जाते हैं और कुछ उत्तर में आ जाएंगे इसमें, ठीक है ना। जैसे अर्जेंटीना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्सा ये दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, और यूएसए और भूमध्य सागर के क्षेत्र कौन से गोलार्ध में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगा। सिविल सर्विसेज में ये पूछता है बच्चे, इसलिए कि भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में इसमें से कौन जगह नहीं आता है, तो ये याद रखोगे तुम लोग। कहता है कि इस प्राकृतिक प्रदेश में जाड़े के दिनों में ही वर्षा होती है। यह प्राकृतिक प्रदेश रसीले फल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। याद रखेंगे, अगर ये पूछा जाए कि पूरे विश्व में रसीले फल का उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में। साथ ही साथ यहाँ जैतून की भी खेती होती है। जैतून का नाम सुना होना तुम लोग। जैतून का तेल सऊदी से आने वाले लोग लाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ तरल में लगाते भी हैं। महिलाएं तो छापते रहती है, एकदम दिन रात घर ही जैतून की तरह बसवा देती है। तो इस तरीके से बच्चे रसीले फल में मुख्यतः नींबू, नारंगी, अंगूर, मौसमी आदि का उत्पादन किया जाता है। जैतून से तेल निकाला जाता है। जैतून शांति का प्रतीक है बच्चे, याद रख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट। ये भी पूछता है कि जैतून किसका प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इटली, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस में विश्व प्रसिद्ध शराब तैयार किया जाता है, क्योंकि यह शराब इन सभी देशों में तैयार किया जाता है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश में आते हैं। याद रखेंगे, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल और फ्रांस, यहाँ से शराब हमारे देश में भी आयात किया जाता है। विश्व के कई देशों में शराब आयात किया जाता है। यहाँ का जो शराब होता है मुख्य तौर पे अंगूर से वो तैयार करते हैं, सब फलों से उसको सड़ा कर, ठीक है ना। और उनको तो जब सामान्य रूप से दूसरे देशों में भेजते हैं तो कहते हैं पी लो पी लो, ये शराब नहीं, ये तो फल का जूस है। अरे समझो ना, नाम भी अलग अलग, कोई वोदका रखता है तो कोई कुछ रखता है, और लोग हाँ, और काफ़ी महंगा भी होता है ये बच्चे। तो नोट करते हैं, फ्रांस संसार में उत्तम क्वालिटी का शराब तैयार करता है। माने दुनिया का सबसे बेस्ट शराब तैयार करने वाला देश कौन है, फ्रांस है। फ्रांस को कौन सी नगरी कहते हैं, फैशन की नगरी होती है। फैशन की दुनिया में अगर जीना है तो कहाँ जाना होगा, फ्रांस जाना होगा। तो फ्रांस में जब जाओगे तो वहाँ के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, बूढ़े से लेके सयाने तक जब वो चलेंगे तो सामान्य कपड़े हम लोग इधर नहीं पहनते हैं। पूरा हैट कट लगा कर, लंबा वाला कोट धारण के, हाथों पे चश्मा, ऊपर टोपी वगैरह, लंबे लंबे एकदम जूता मोजा, एकदम समझे कि जूता घुटने तक एकदम पहनते हुए, सिगरेट का कश लेते हुए तब वो चलते हैं। देखने से ही लगता है वैसे। और दुनिया का सबसे ज़्यादा और मैंने सबसे बेस्ट क्वालिटी का शराब भी अगर मिलता है तो कहाँ मिलता है, फ्रांस मिलता है। और इसका मुख्य कारण क्या है बच्चे, इन क्षेत्रों का भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में होना। वहाँ सब चीज़ें आसानी से मिल जाती है, इसलिए आसानी से ये बना देते हैं। समझ में आ गया। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में है। नेक्स्ट है शंकुधारी वन प्रदेश, कोणधारी या टाइगा वन प्रदेश। इसे याद रखेंगे,
थोड़ा सा इसमें देख लो इसका मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा होगा। तो पहले डायग्राम जो बनाया हूँ इस पर देखेंगे कि 0 डिग्री से ऊपर माने 0 डिग्री विश्व ये हो गया विषुवत रेखा ऊपर जाते हैं तो 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, अब 50 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध वाले इन क्षेत्रों को ही हम कहते हैं क्या बोलो, शंकुधारी वन प्रदेश या कुंडधारी वन प्रदेश या टाइगर वन प्रदेश। शंकुधारी वन प्रदेश का विस्तार दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच होता है। इसका मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है, तो दक्षिणी अलास्का, मध्यवर्ती कनाडा तथा रूस का मध्यवर्ती भाग। इसे याद रखेंगे। इसे शंकुधारी वन प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि इस प्रदेश में जो पेड़ है उनकी पत्तियां नुकीली होती है। जैसे हम लोग अपने यहाँ देख लें बच्चे, अशोक का वृक्ष देखे हो तुम, तो वो थोड़ा थोड़ा शंकुधारी प्रकार का होता है। उसी प्रकार एकदम काफ़ी एकदम लंबे लंबे एकदम इस तरीके से एकदम हो जाते हैं शंकु की तरह, समझना गया ना जी। इसीलिए इनकी पत्तियां काफ़ी नुकीली होती है जिसके ऊपर से बर्फ गिरने के कारण इनकी पत्तियां टूट नहीं पाती हैं। अब इनकी पत्तियां इतनी नुकीली होती है कि बर्फ जब गिरता है तो साइड से फिसल के चला जाता है। अरे जब ऐसा रहेगा तो कुछ नुकसान पहुंचाएगा क्या, और फैला रहता था जहाँ बर्फ गिरता है उसी को दबा के नीचे कर देता है। जैसे यहाँ बर्फ गिरता है तो देखो हम लोग आम का जो पेड़ है टोटल मोजर झड़ जाता है, और जो आम पड़ा रहता है उस पर भी जब बर्फ़ गिरता है तो उसको भी तोड़ के नीचे रख लेते हैं। यही वजह है कि बिहार जैसे क्षेत्रों में, हम लोग के क्षेत्र में आंधी में सब बच्चे घर में घुसते हैं, लेकिन गांव के बच्चे निकल के बगीचे में बढ़ जाते हैं, चाहे आम लोग हैं हम लोग। ठीक है बच्चे, तो इसे कहते हैं, इसे शंकुधारी वन प्रदेश इसलिए कहा जाता है कि इस प्रदेश में जो पेड़ है उसकी पत्तियाँ नुकीली होती है, जिससे ऊपर से बर्फ गिरने के कारण उनकी पत्तियाँ टूट जाती है। यहाँ पे प्रतियाँ लिखा है तो तुम प्रतियाँ को क्या लिखोगे, पत्तियाँ टूट नहीं पाती है। अच्छा, शंकुधारी वन प्रदेश के विभिन्न वृक्ष हैं। देखो जहाँ जहाँ मैं वृक्ष वाला सिस्टम लिखवाया हूँ उसको डैश देकर ऐसे मत लिख लेना जैसे मैं लिखा हूँ, ये सब ऊपर से नीचे की तरफ लिखना तुम लोग फेयर की कॉपी में, ठीक है ना। तो कौन कौन वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, चीड़, स्प्रूस, देवदार, भोज वृक्ष, सिल्वरफल, हेमलॉक आदि। याद रखेंगे, कई बार पूछता है कि विश्वत लिखिए, इसमें से पौधे कौन कौन से हैं, उसके भूमध्य सागरीय प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश के पौधे कौन कौन से हैं, और कोणधारी प्रदेश शंकुधारी प्रदेश के पौधे कौन। इन वृक्षों को याद रखना है, तीनों को कंपैरिजन करके एक जगह चार्ट बना के अलग अलग कर लेना चाहिए। ये सारे के सारे वृक्ष मुलायम लकड़ी के वृक्ष होते हैं, और मुलायम लकड़ी के वृक्ष होने के कारण ही इस वन का आर्थिक महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि मुलायम लकड़ी के वृक्ष से लुगदी तैयार होता है, और लुगदी से ही कागज़ तैयार किया जाता है। समझ में आ गया। इन वृक्षों का उपयोग कागज़ के रूप में किया जाता है, या बीट वगैरह जो घर में बनाया जाता है ना, कहीं से उसमें फोल्डिंग कर दिया जाए, या डिजाइनिंग कोई मान लो कि लकड़ी वगैरह का कोई पलंग वगैरह बनाना, या कोई डिज़ाइन जिसको हल्का सा मूव भी किया जा सके, मोड़ा जा सके। प्रायः जो भी मैंने कठोर लकड़ी होगी तो वो मूर्ति नहीं है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, मोड़ा भी जा सकता है। तो शंकुधारी वन वृक्ष वन प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटने एवं शिकार करना है। चूँकि इनकी लकड़ी की डिमांड ज़्यादा है, बच्चे पूरे विश्व आजकल पढ़ना चाहता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के वृक्षों को लोग सोचते हैं कि चलो मंगाते हैं और उसी की लुगदी तैयार करके पेपर बनवाते हैं। पेपर जितना भी हो जाए बच्चे, पेपर की खपत हो ही जाती है। कहता है नोट में इसमें कि कनाडा में एक जनजाति लैम्बरजैक निवास करती है। यह पेड़ काट कर बर्फीले जगहों पर छोड़ देती है, लेकिन जब बर्फ पिघलता है तो लकड़ी उसके साथ ही आगे की ओर बढ़ता जाता है और अपने गंतव्य सतह पर स्वतः पहुंच जाता है। इससे वाहन खर्च बढ़ जाता है। सोच लो बच्चे, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर पेड़ काट दिए, अब कोई बात नहीं, इंतज़ार करते हैं कि थोड़ी सी गर्मी पड़ने दो ना, गर्मी पड़ेगी तो जितना पेड़ यहाँ काट दिए हैं वो जब बर्फ फिसलेगा तो ये पेड़ भी क्या करेंगे, फिसलते चले जाएंगे, और जहाँ जाकर रुकेंगे वहीं पे वो पहले से अड्डा जमा कर रखे रहते हैं, तो ईंधन का खर्च वो बचा लेते हैं, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी जनजाति है बच्चा, लैम्बरजैक, कनाडा के लैम्बरजैक। और चौथा प्राकृतिक प्रदेश में पढ़ेंगे हम लोग टुंड्रा प्राकृतिक प्रदेश। याद रखेंगे 60 डिग्री उत्तर से उत्तरी गोलार्ध माने सब उत्तरी ध्रुव है, और 60 डिग्री से फिर 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध माने दक्षिणी ध्रुव तक। कहता दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश के बीच इस प्राकृतिक प्रदेश का विस्तार है।
यह प्राकृतिक प्रदेश दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका महादेश में फैला हुआ है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में ये कहाँ, तो उत्तर अलास्का, उत्तरी कनाडा, उत्तरी ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस, जहाँ सुमाई याद रखेंगे हम लोग, और उत्तर नॉर्वे की भौगोलिक सीमाओं में ये फैला हुआ है। इस प्राकृतिक प्रदेश में मांस, लाइकेन, सेंध आदि प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। याद रख लेना, मांस का मतलब यहाँ समझो कि मीट मछली वाला मांस नहीं समझेंगे, वहाँ की लकड़ी का नाम ही रखे हुए क्या, ये सब मांस। लाइकेन, स्टार लगाओ, लाइकेन पर स्टार लगा लो। सेंध आदि प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। यह प्रदेश अंटार्कटिका में मानव आबादी से शून्य है। मैंने समझ लो कि अंटार्कटिका में जाओगे तो वहाँ पे मानव आबादी क्या है, वहाँ मानव आबादी रह ही नहीं पाती है। टेम्परेचर इतना कम होता है, बच्चे निकालोगे खाना खाने के लिए, पता चले वहीं पे जम जाओ। समझ में आ गया? तो खा पाएगा क्या? अभी प्रयोगशाला के तौर पे समझो कि कुछ ऐसे लेबोरेटरीज वगैरह बना दिए गए हैं जहाँ चारों तरफ से पैक करके अंदर एक टेम्परेचर दे दिया जाता है, उस टेम्परेचर पर भी कुछ खा पी पाते हैं और बाहर निकल के शोध कार्य में वो लगे रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे आबादी क्या है जी, शून्य है। टुंड्रा प्राकृतिक प्रदेश में उत्तरी जनजाति का नाम एस्किमो है। याद रखेंगे, ऐसे ही अंटार्कटिका क्षेत्र में जहाँ जाएंगे जहाँ पे बिल्कुल ही बर्फ है, तो वहाँ पे एक जनजाति है, जिस जनजाति का नाम क्या है, एस्किमो। यूरोप के क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति का नाम लैटस है। याद रखें, टुंड्रा प्रदेश में जो जनजाति रहती है उसमें क्या बोलते हैं, एस्किमो बोलते हैं, और यूरोप के क्षेत्रों में जो निवास करती है जनजाति उसमें क्या बोलते हैं, लैटस बोलते हैं। उत्तरी रूस में निवास करने वाली जनजाति का नाम सोमाइड है। एस्किमो जनजाति का पालतू जंतु का नाम रेंडियर है। एस्किमो के घर का नाम इग्लू है, यह बर्फ का होता है। इसकी गाड़ी का नाम स्लेज है। इसको खूब बढ़िया समझो। दरअसल एस्किमो क्या है, टुंड्रा प्रदेश में, माने समझो अंटार्कटिका महादेश के, माने समझ लो कि वहाँ पे जब हम अंटार्कटिका के पास में जाएंगे तो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मानव की आबादी शून्य है। एक जनजाति है एस्किमो जनजाति, जो समझ लो वहाँ के टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, माने कि ठंडे क्षेत्रों में जो रहते हैं, तो वो अपने घर बनाते हैं। तो घर वो बनाते हैं, उनके घर के नाम को इग्लू कहा जाता है। जैसे यहाँ हम लोग बेड़ी वगैरह बनाते हैं, खोप वगैरह कैसे बनता है, उस प्रकार का बना कर तब उसके अंदर वो रहते हैं। और वो अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जिस गाड़ी का नाम है स्लेज। स्लेज गाड़ी क्या होता है, थोड़ा सा देख लो, जैसे एक सीधा सा प्लेट की तरह होता है, ठीक है ना, और उसमें कुत्ते की तरह होते हैं उनके जानवर। और हम लोग यहाँ जो कुत्ते हैं ना, इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन उन पर बाल वगैरह काफ़ी होता है। उन जानवर का नाम होता है रेंडियर। तो रेंडियर माने उन कुत्तों के जैसे जो रेंडियर दिखाई देते हैं, उनके गले में पट्टा बांध के और उनको खूब बढ़िया पट्टे लेके, जैसे घोड़ा पे कैसे लगाम लेकर रस्सी से खींचा देता है, वैसे उनको बांध के या अपनी स्लेज गाड़ी में बांध लेते हैं। और जब भी उनको जाना होता है, समझो कि उसी माने रेंडियर को थोड़ा सा पुश करते हैं और लगता है भागने, और आराम से वो जो प्लेट की तरह रहता है, मैंने उस जगह पे वो बैठे रहते हैं और लेकर भागते रहता है। इस तरीके से मैंने समझो कि वे अपना यातायात का साधन भी उपलब्ध करा रखे हैं बच्चे। अब हम पढ़ेंगे इसमें से, इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ बच्चे कि कौन कौन क्षेत्रों में एक बार फिर से मैं बता दूं कि आज के क्लास में विश्व के आर्थिक भूगोल में हमने पढ़ा कि पूरी पृथ्वी को कितने कितने डिग्री अक्षांशीय विस्तार में हम बांटे हैं। 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तर और दक्षिणी वाले क्षेत्र को विश्वद्रेखीय प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। इसमें कौन कौन सी लकड़ियाँ पाई जाती हैं, उन लकड़ियों का क्या उपयोग है, इसमें कौन सा वन इसे कहते हैं, इसे याद रख लेना तुम लोग। उसके बाद से फिर मैंने बताया था दूसरा इसमें से, अच्छा कौन कौन, एशिया हो या यूरोप हो या अमेरिका हो, जो भी हो, किस महादेश का कौन कौन सा देश इसके अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना है। आगे मैं बताया था भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में विश्व के कौन से देश आते हैं, इसकी विशेषता क्या है, और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, यहाँ का जंगल कैसा है। मुख्य तौर पे जैतून का वृक्ष जो शांति का प्रतीक है, उससे हम लोग याद रखेंगे। और कौन कौन से देशों में मुख्य तौर पे यहाँ चूँकि रसीले फलों का उत्पादन होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में शराब वगैरह भी काफ़ी अधिक बनेंगे बच्चे। नेक्स्ट है शंकुधारी वन वृक्ष कोणधारी या टाइगर वन प्रदेश।
पहाड़ी क्षेत्र में होता है 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, जहाँ समझो कि वहाँ पे नुकीले पौधे होने की वजह से ये शंकुधारी पेड़ जो भी बर्फ़ वगैरह गिरता है वो पौधों को नुकसान नहीं पहुँचा पाता है। इसका क्षेत्र कौन कौन सा, अलास्का से कनाडा से लेके रूस के मध्यवर्ती भारत तक देख लेंगे। इनकी लकड़ियाँ चूँकि मुलायम होती है और मुलायम होने की वजह से समझ लो कि उनका प्रयोग लकड़ी के माने समझो कि कागज़ बनाने के लिए लुगदी के रूप में किया जाता है। ये मुख्य तौर पे देखोगे कौन कौन से पेड़ आते हैं ये देख लोगे। और फिर उसके बाद से हम नीचे आएंगे टुंडा प्राकृतिक प्रदेश, जो एकदम समझ लो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में जो ध्रुव है, ध्रुवों के पास में 60 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण। यहाँ पे मुख्य इसका एरिया कौन कौन सा है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, नॉर्वे, ये सब हम याद रखेंगे। और उसी के साथ वहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं ये देखकर, और वहाँ की जो जनजातियाँ हैं, जैसे टुंडा जनजाति, जो प्राकृतिक प्रदेश में टुंडा प्राकृतिक प्रदेश जो होता है, वहाँ की जनजाति का नाम एस्किमो। एस्किमो जिस घर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इग्लू। और एस्किमो जिस गाड़ी से चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्लेज। और उस गाड़ी को खींचने वाले जो जानवर है उसे क्या बोलेंगे, रेंडियर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जरूर पूछता है बच्चे। तो इस तरीके से हमारा विश्व का आर्थिक भूगोल में से हम लोग एक खंड पढ़ चुके हैं। अब अगला खंड हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख घास का मैदान।